Hello students, today we are going to discuss our very important topic of the atomic structure, that is your quantum numbers. बहुत important topic है, so आपको बहुत अच्छे से concentration से end तक पूरा अच्छे से वीडियो को देखना है और notes prepare करने हैं, ठीक है, and then questions भी solve करने हैं. Okay, very important topic, quantum numbers, ठीक है. So देखिए what are quantum numbers. हमने लास्ट वीडियो में एक तरह से क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल पूरा डिस्कस कर लिया था कि कैसे क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल का ओरिजिन हुआ था, स्टार्टअप हुआ था कैसे क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल का, ठीक है. वहाँ पे स्क्रॉडिंजर आया, स्क्रॉडिंजर ने अपनी वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन प्रोवाइड करी. हमारे को वेव फंक्शन हमने वहाँ पे बात करी थी, साई जो आपका वेव फंक्शन होता है, ठीक है, जो क्या बताता है आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है. मतलब जो बोर था, बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, 2D मोशन होता है उनका. लेकिन ये सब ओवर रूल्ड हो गया था जब बाद में स्क्रोडिंजर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फाइंड करने की जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है. हम ऐसे नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतने फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है. तो उसने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मिलती है, ठीक है. देयर आर द सर्टेन रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. उसे क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है. एक गिवन यूनिट वॉल्यूम के अंदर फाइंड आउट करने के लिए जो होता है हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो हमने क्या देखी थी, साई स्क्वायर देखी थी, है ना. साई आपका वेव फंक्शन होता है और साई स्क्वायर आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन. ये यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना, ठीक है. ओके, सो आप किसी भी एक पर्टिकुलर डीबी वॉल्यूम के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं तो साई स्क्वायर डीबी हमने कर दिया था उसको, है ना. तो अब वही हमने यहीं से स्टार्टअप हुआ फिर क्वांटम नंबर का. भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई कहाँ करता है, इलेक्ट्रॉन की जगह पता चले, कहाँ रहता है, कैसे रहता है ना. तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए वी नीड द क्वांटम नंबर्स. किसकी ज़रूरत पड़ी हमें, क्वांटम नंबर्स की. एक्चुअली दीज क्वांटम नंबर्स केम फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ योर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है. और it provided us the three quantum numbers. Three quantum numbers were given by the Schrodinger wave equation, by the solution of the Schrodinger wave equation, that were the N, L and the ML. And we are going to talk about these three quantum numbers, and the one more additional quantum number is your spin quantum number, ठीक है, which is not provided by the Schrodinger wave equation, but it is also a quantum number. We also talk about the fourth quantum number, that is your spin quantum number, ठीक है. Now देखिए, as we know the orbitals represent the regions in the space. ऑर्बिट की बात नहीं करी यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस की बात हुई थी. ऑर्बिट आर 2 डायमेंशनल बट ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल. कि ऑर्बिटल वो रीजन्स होते हैं स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. हम ये नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ, मैं कह दूँ ना इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, नो. इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है. इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो जहाँ हमें मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब जहाँ हमें उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मैंने एक बार फाइंड आउट किया, मुझे यहाँ मिला, फिर मैंने 4th टाइम फाइंड करा ना, मुझे फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, फिर मैंने 7th टाइम फाइंड आउट करा, फिर मुझे यहाँ मिला. मतलब मैं देख रही हूँ कि इस न्यूक्लियस की इस जगह पे ना मेरे को इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. तो वही हमारे क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स वही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. As we know, the orbital represent the regions in the space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. तो अब हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है, where the electron actually lies in the atom, ठीक है. So to locate the position of the electron, there is a need of the quantum number, or you can say the quantum numbers actually locate the position of the electron in an atom. So describe the each electron in an atom. to describe करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर in the different orbitals वी नीड अ सेट ऑफ द 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है. हमें 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट आउट करने के लिए. और वो क्वांटम नंबर कौन से हो गए आपके, N, L और M. कौन से हो गए, N, L और M. इन एडिशन टू दीज देयर इज़ वन मोर क्वांटम नंबर. इसके अलावा भी एक और क्वांटम नंबर है आपका विच स्पेसिफाइज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो क्या बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, जो मैंने आपको बताया ही है कि 4th क्वांटम नंबर है. वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट क्वांटम नंबर ऑल्सो, ठीक है. तो देखो,
द सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर विच गिव्स अस 4 क्वांटम नंबर का कंप्लीट सेट, जो हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर क्वांटम नंबर, तो आप क्या बोलोगे, क्वांटम नंबर क्या है, ये एक तरह से 4 क्वांटम नंबर होते हैं जिनका एक सेट होता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में देता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, मतलब उसका पूरा पोस्टल एड्रेस, ठीक है, उसका पूरा पोस्टल एड्रेस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, यू विल से आप कौन से स्टेट में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, ठीक है, ये बोलोगे आप। और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप हरियाणा में तो रहते हो, बट हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप बोलोगे जी मैं तो रोहतक में रहती हूँ, है ना, ठीक है। तो हरियाणा में आप कहाँ रह रहे हो, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हो। अब रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, आप कौन से एरिया, कौन सी कॉलोनी के अंदर रहते हो, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप मुझे बता दोगे, जी मैं इस कॉलोनी के अंदर रहती हूँ, है ना। फिर उसके बाद उस कॉलोनी में रहते हो, लेकिन अब उस कॉलोनी में व्हाट इज़ योर हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर क्या है, फिर आपने वो भी बताया। तो जस्ट लाइक देयर आर द 4 क्वांटम नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की पूरी कंप्लीट पोजीशन को बताएंगे। आप कहाँ से चले, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पर आए, डिस्ट्रिक्ट से आपने क्या बताया कि आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी के बाद आपने बताया कि ये मेरा हाउस नंबर है, तभी तो मैं आपके घर तक पहुंचूंगी ना, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए 4 क्वांटम नंबर होते हैं, मतलब कंप्लीट उसका पोस्टल एड्रेस जो बताते हैं इलेक्ट्रॉन को, एटम के अंदर बताते हैं डिफरेंट, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं उसके बारे में कौन बताता है, क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो इसी को स्टडी करने आज हम चले आगे। देखो the 4 quantum numbers, in which the first quantum number we are going to talk about our first quantum number, that is the principal quantum number. It is represented by the letter small n. इस किसको रिप्रेजेंट करते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल n लेटर से रिप्रेजेंट करते हो ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट डज दिस टेल, ये क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है। दिस क्वांटम नंबर मेनली डिटरमाइंस द मेन एनर्जी शेल और द लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये आपको वो बता देगा, वो शेल बताएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे न्यूक्लियस की चारों तरफ आपकी 4, ये न्यूक्लियस है आपका, ये मैं 4 शेल बना दूँ इसके चारों तरफ, 1 2 3 और एक और बना देते हैं हम, डेट इज़ योर 4th शेल। 4 शेल ज़्यादा बन गई क्या, नो, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मेन कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इधर इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इन विच शेल योर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट विल टेल यू विच क्वांटम नंबर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक शेल के अंदर फिक्स्ड मूव करता रहता है, बस उसने यही बात बताई थी बोर ने, और इससे अलावा कुछ नहीं बताया था। तो फर्स्ट तो पहले शेल की बात होगी कि कौन सी शेल के अंदर अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सी शेल बोलते हो, के ये तो आपको पहले ही पता है। n की वैल्यू 2 है तो कौन सी शेल होती है, l। n की वैल्यू 3 हो तो कौन सी होती है, m। n की वैल्यू 4 हो तो कौन सी शेल होती है, n शेल। तो 4 शेल होगी, k l m n, मतलब इनमें से कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है, ठीक है। सो आगे देखो, इट गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये क्वांटम नंबर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देता है। क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से, डेट इज़ योर न्यूक्लियस इन द सेंटर, डेट इज़ योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, एवरेज डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस कितना है वो बताएगा आपको, ठीक है। दूसरा प्लस ये क्या बताता है, साइज़ के बारे में बताता है। क्या बताता है, साइज़ के बारे में बताता है। जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो साइज़ तो बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे आप क्या जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी तो साइज विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, साइज आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड ऑल्सो इफ n इक्वल टू 1 दैट मीन्स इट इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, दैट इज़ योर फर्स्ट शेल, दैट इज़ योर सेकेंड शेल, दैट इज़ योर थर्ड शेल, दैट इज़ योर फोर्थ शेल। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन योर फर्स्ट शेल दैट मीन्स इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या है, बहुत पास है। अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब न्यूक्लियस के क्या है, बहुत पास है ना। एंड इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, और वो जब न्यूक्लियस के बहुत पास होगा तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम रहेगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा, मतलब सेकंड शेल में जाएगा, थर्ड शेल में जाएगा या फोर्थ शेल में जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। मतलब जब आप 1 to 2 2 to 3 3 to 4 शेल की तरफ मूव कर रहे हो ना, मतलब न्यूक्लियस से दूर मूव कर रहे हो, तो साइज़ भी इंक्रीज़ होगा एंड ऑल्सो द एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज़, एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। मतलब जब n इक्वल टू 1 होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा, उसकी कम एनर्जी होगी, ठीक है। सो इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करेगी थी दैट इज़ सिमिलर
टू दैट विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द बोर। जो बोर ने बताई थी ना एनर्जी, वही एनर्जी है। देखो बोर ने भी यही बताई थी, -2π² m⁴ n²h²। ठीक है, ये बताई थी ना बोर ने एनर्जी। और दूसरा अगर हम देखें इसको किलो जूल पर मोल के अंदर, -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो देखो एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज द एनर्जी इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे n की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, तो एनर्जी भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो डेट इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमारा क्या होता है, स्मॉल n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चले आगे, वट इज़ योर सेकेंड क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर इज़ योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सा होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द लेटर स्मॉल एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बाय द लेटर स्मॉल एल। नाउ व्हाट डज दिस क्वांटम नंबर टेल्स यू, दिस क्वांटम नंबर बेसिकली टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्वांटम नंबर हमारे को शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। वो पहले वाला साइज बताता है, ये वाला शेप बताता है। ठीक है, सो दिस क्वांटम नंबर, और आगे देखिए, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ठीक है, इसलिए इस क्वांटम नंबर को दूसरा क्या बोलते हैं, आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, अनदर नेम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। नाउ व्हाट द इंफॉर्मेशन क्या देता है, देखो मेन पॉइंट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल्स एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बात बताई कि आपका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, आपकी ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में बताता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है सब शेल के अंदर। अब देखो शेल की तो बात हमने कर ली, अब देखो शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, ओके, जैसे मैं क्या बता रही थी, आपकी हरियाणा आपका क्या हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका फिर कॉलोनी, है ना। तो ऐसे हरियाणा को क्या लगाओ, वो क्या लगाओ, स्टेट को क्या लगाओ, आपका शेल। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोहतक को क्या लगाओ, सब शेल। उसके बाद अपनी कॉलोनी को क्या लगाओ आप, फर्दर ऑर्बिटल। तो जस्ट लाइक ऐसे ही है आपका। तो अब शेल के अंदर क्या होती है, फर्दर सब शेल्स होती हैं। तो ये आपको क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देता है, सब शेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इट गिव्स अस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की कौन सी शेप्स होती है वो बताता है हमें। ठीक है, नाउ इट एक्सप्लेन द फाइन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रा। इसने फाइन लाइन्स आती है स्पेक्ट्रा के अंदर, उसको एक्सप्लेन किया था। नाउ इट टेल्स अस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का देखो क्या फॉर्मूला रहता है यहाँ पे, mvr = √L × L+1 h/2π। L क्या है यहाँ पे, आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आई एम कमिंग बैक टू इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस पॉइंट, आई एम कमिंग बैक टू दिस। इसके मैं वापस आऊँगी, डिस्कस करती हूँ मैं से। देखो इट टेल्स अस द नंबर ऑफ द सब शेल्स इन द मेन शेल। बात कर ली, पहले ये पता चल गया कि कौन सी शेल में प्रेजेंट है, K में प्रेजेंट है, L में प्रेजेंट है, M में, N में कौन सी प्रेजेंट है, इतना पता चल गया तुम्हें। उसके बाद देखो फर्दर शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, तो कौन सी सब शेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी बात करनी है। ठीक है, सो जो L की वैल्यू रहती है ना, जो L की वैल्यू रहती है वो 0 to n-1 होती है। L की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1 होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चले आगे। हाँ जी, तो देखो अगर तुम्हारी L की वैल्यू 0 हो, अगर तुम्हारी L की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो अब L की वैल्यू मैंने क्या बताया, 0 to n-1 होती है ना, ये बात बताई ना मैंने, 0 to n-1 होती है, मतलब 0 1 2 3 अप टू n-1 होती है। तो अब तुम्हारी n की वैल्यू अगर 1 हो, n की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पुट करो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 के लिए मतलब एक सब शेल होना। L की वैल्यू 0 मतलब क्या होना, एक सब शेल, और वो एक सब शेल कौन सी होगी, S। कौन सी होगी वो, S। और n की वैल्यू 1 है तो मतलब सब शेल कौन सी होगी, 1s। ठीक है, देखो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट करी, 1 - 1 0 आ गया, तो मतलब क्या हो, 0 to n-1 वैल्यू होती है। देखो 0 to n-1 वैल्यू होती है ना। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 आ गया, 1 - 1 n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 आ गया ना, 1 - 1 0। तो 0 to 0 मतलब 0, 0 to 0 मतलब 0, है ना। तो और 0 के लिए हमारी एक सब शेल होना, मतलब a की वैल्यू आई है ना, a की वैल्यू आई है तुम्हारे पास, मतलब एक सब शेल होना, वो कौन सी होती है, S। और n की वैल्यू 1 है तो मतलब 1s। तो कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स होगी, 1। कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स होगी, 1। उसके बाद देखो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 पुट करो, 0 to 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, तो मतलब एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 1, है ना। 2 पुट करोगे तो 0 to 2 - 1, 2 - 1 1, तो एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 1। नाउ 0 के लिए, L की वैल्यू 0 के लिए कौन सी सब शेल होती है, S।
एल की वैल्यू 1 के लिए होती है पी, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, एल की वैल्यू 0 के लिए एस और एल की वैल्यू 1 के लिए पी सब शेल, और एन की वैल्यू कौन से शेल की बात हो रही है सेकंड, तो मतलब आगे क्या लगाओगे 2s2p, क्या लगाओगे 2s2p, सो नंबर ऑफ सब शेल्स आर 2, तो नंबर ऑफ सब शेल्स आर 2। नाउ सिमिलर वे पुट करो एन की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 - 1 2, मतलब 0 to 2, 0 to 2 मतलब 3 वैल्यू, कौन सी 0 1 2 है ना, 0 to 2 मतलब कितनी वैल्यू 3 वैल्यू, 0 1 2, 0 के लिए s होता है, अभी मैंने आपको बताया 0 के लिए s रहता है, 1 के लिए p सब शेल होती है, और 2 के लिए कौन सी बोलते हैं d सब शेल, 2 के लिए कौन सी सब शेल बोलते हैं d सब शेल बोलते हैं। अब कौन से मेन शेल के अंदर है, मेन शेल कौन सी है 3, तो मतलब 3s 3p 3d, तो नंबर ऑफ सब शेल्स आर 3, नंबर ऑफ सब शेल्स आर 3। नाउ इन अ सिमिलर वे पुट n वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 - 1 3, 4 - 1 तुम्हारा क्या हो गया 3 हो गया, तो मतलब 0 to 3, 0 to 3 में कितनी वैल्यूज़ आएंगी, एक तो 0, एक 1, एक 2, एक 3, 0 1 2 3, 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज़ आएंगी, 0 to 3 बन रहा है ना आपको 4 वैल्यूज़। अब देखो 0 के लिए बताया एस सब शेल, 1 के लिए बता दिया मैंने आपको पी सब शेल, 2 के लिए बता दिया डी सब शेल, नाउ 3 के लिए होता है एफ सब शेल, 3 के लिए कौन सा होता है एफ सब शेल। कौन से एनर्जी लेवल की बात करें, 4th एनर्जी लेवल की बात करें, तो क्या बनेगा 4s 4p 4d 4f, तो नंबर ऑफ सब शेल्स आर 4। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, क्या पता चला यहाँ से तुम्हारे को कि नंबर ऑफ सब शेल्स जो होती है ना, नंबर ऑफ सब शेल्स जो होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, वैल्यू ऑफ n के, वैल्यू ऑफ n के। देखो n की वैल्यू 1 थी तो एक सब शेल, n की वैल्यू 2 थी तो 2 सब शेल, n की वैल्यू 3 थी तो 3, 4 थी तो 4, ऐसे 5 होंगी तो 5 सब शेल हो जाएंगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, आई बात समझ। अब देखो इट गिव्स अस द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस शेल्स, बहुत सारे शेल की एनर्जी बताता है हमारे को, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के द सब शेल इन ए गिवन शेल डिफर स्लाइटली इन द एनर्जी। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी आपके एटम्स होते हैं उनमें जो सब शेल, एक सेल के अंदर जो सब शेल होती हैं, एक शेल के अंदर जो सब शेल्स होती हैं वो डिफर करती हैं एनर्जी के अंदर। मतलब अगर आपकी n की वैल्यू 4 है तो उसमें 4 सब शेल आई हैं, एक तो 4s, एक 4p, एक 4d, एक 4f, 4 सब शेल आई हैं ना अगर n की वैल्यू 4 हो तो ये क्या करती हैं, एनर्जी की में डिफरेंस होता है इनका, 4f सब शेल का सबसे ज़्यादा एनर्जी एज़ कम्पेयर टू 4d, एज़ कम्पेयर टू 4p, एज़ कम्पेयर टू 4s। एनर्जी फैक्टर हम आगे भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी आपको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, ओके। नो मैंने बोला था कि हम इस पे आपका एंगुलर मोमेंटम जो बात हो रही थी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, ये वो हमारा क्या होता है mvr इज इक्वल टू अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1 h/2 अगर l की वैल्यू तुम्हारी 0 हो, l की वैल्यू तुम्हारी क्या हो 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 ही बनेगा तो सारा का सारा है ना, 0 इंटू 0 प्लस 1 0 बन जाएगा, l की वैल्यू 1 होगी तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 1 है ना, मतलब 2, तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट 2 h/2 0 के लिए 0 बनेगा और 1 के लिए क्या बनेगा अंडर द रूट 2 h। देखो मैंने ऊपर क्या लगाया h कट लगाया ना, h कट, इसको बोलते हैं h कट। h कट का मतलब क्या होता है h/2 h/2 जो पीछे फॉर्मूला है ना तुम्हारा, बस उसी के अंदर पुट कर रही हूँ मैं। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूँ आपके लिए, क्या है फॉर्मूला, अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1 h/2 ये तुम्हारा फॉर्मूला है। h/2 को क्या बोलते हैं h कट, क्या बोलते हैं इसको h कट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो हर जगह h कट लिख दिया। l की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो यहाँ अंडर द रूट 2 इंटू h/2 को h कट। अब उसके बाद क्या पुट करो 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 2 3 ज़ा 6, तो अंडर द रूट 6 इंटू h कट। ऐसे 4 पुट करो अंडर द रूट 3 पुट करो अंडर द रूट 12 इंटू h कट। तो l की वैल्यू 0 के लिए क्या बोलते हैं s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। तो मैंने s लिख दिया s0 p1 d2 f3, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना। तो ये था ऑल अबाउट योर सेकेंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। 2 क्वांटम नंबर पढ़ लिए, कौन से पढ़े तुमने बताओ। एक तो तुमने पढ़ लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड क्वांटम नंबर तुम्हारा कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो क्या बताता है कि कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, एस में, पी में, डी में, एफ में। और नंबर ऑफ सब शेल्स किसकी इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ एन के, मतलब एन की वैल्यू 1 तो एक सब शेल, एन की वैल्यू 2 तो 2 सब शेल एंड सो ऑन। चलें आगे थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ आओ, जो कि तुम्हारा कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ML।
किससे रिप्रेजेंट करते हो इसको, ml से रिप्रेजेंट करते हो। ना व्हाट डज दिस क्वांटम नंबर टेल्स यू, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द 3D ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेस। ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। वो क्या, फर्स्ट क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता था, सेकंड क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है, थर्ड क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। और सेकंड थिंग, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है इन ए गिवन शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सबशेल, सॉरी शेल के अंदर सबशेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। तो शेल कौन बताता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल कौन बताता था, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। क्लियर इतनी बात। देखो आगे, ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -L to +L। ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -L to +L। ml की वैल्यू हमारी क्या होगी, -L to +L होगी। ओके, सो देखो L की वैल्यू अगर 0 होगी तो मतलब -0 to +0, -0 to +0 मतलब 0 ही हुआ, -0 to +0, तो ml की वैल्यू क्या बनेगी, 0। 0 मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, है ना। 0 मतलब क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा। वो कौन सा होगा, s ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कौन सा होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, मतलब डेट इज योर ये s ऑर्बिटल, ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ देखो उसके बाद अगर L की वैल्यू 1 होगी, L की वैल्यू 1 मतलब -1 to +1, 1 पुट करोगे तो -1 to +1, और -1 to +1 में क्या आएगा, 0 भी तो आएगा। तो क्या बनेगी वैल्यूज़, -1 0 +1, क्या बनेगी, -1 0 +1। ठीक है, अब देखो कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। 3 ऑर्बिटल मतलब P में, P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन से, Px Py Pz। P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px Py Pz। L की वैल्यू 1 पे P सबशेल होती है ना, है ना। L की वैल्यू 0 पे S सबशेल होती थी, L की वैल्यू 1 पे P सबशेल, L की वैल्यू 2 पे बताओ कौन सी, D सबशेल, L की वैल्यू 3 पे F सबशेल। तो L की वैल्यू 0 पे हमने देख लिया एक ही ऑर्बिटल आ रहा है जो कि S है, एक ही ऑर्बिटल। L की वैल्यू 1 पे हमने देखा P सबशेल के 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, कौन कौन से, P के मतलब 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, Px Py Pz। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, Px Py Pz 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो जनरली बाय द साइन कन्वेंशन, अब देखो 3 वैल्यूज़ आ रही है ना, -1 0 +1 ml की, और मैंने 3 ऑर्बिटल बताए, मतलब अब 3 ऑर्बिटल में से किसकी वैल्यू -1, 3 ऑर्बिटल बताया ना, एक तो एक वैल्यू है -1, एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है +1, तो 3 ऑर्बिटल हो गए टोटल। और मैंने नाम क्या रख दिया उसको, Px Py Pz रख दिया। अब इसमें से किसकी वैल्यू 0 है, मतलब Px की वैल्यू -1 है, या Py की वैल्यू 0 है, या Pz की वैल्यू +1 है, मतलब किसकी वैल्यू 0 है, किसकी वैल्यू -1 है, किसकी वैल्यू +1 है। तो बाय साइन कन्वेंशन Pz की वैल्यू 0 होती है। बाय साइन कन्वेंशन क्या होता है, Pz की वैल्यू 0 रहती है। ओके, और देर इज़ नो स्पेसिफिकेशन फॉर Px Py, Px और Py के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन साइन कन्वेंशन से जो Pz की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 0। ऐसे पुट करो आगे चलो, L की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो -2 to +2, -2 to +2 कितनी वैल्यूज आएंगी, -2 से +2 के बीच में देखो, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद +1, +1 के बाद +2, तो कितनी वैल्यूज होगी, 5 हो गई। तो -2 to +2 में क्या बन गया, -2 -1 0 +1 +2, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 5। मतलब L की वैल्यू 2 पे कौन सी सबशेल होती है, D सबशेल। तो D सबशेल हैज़ द 5 ऑर्बिटल्स कॉल्ड D ऑर्बिटल। D सबशेल्स के बाद हमारे 5 ऑर्बिटल होगी, जिसको क्या बोलते हैं, D ऑर्बिटल। तो यहाँ कैसे दिखा दोगे, 5 ऑर्बिटल दिखा दोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, D सबशेल के पास 5 D ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, L की वैल्यू 3 पुट करो, 3 पुट करोगे मतलब क्या, -3 to +3, क्योंकि ml क्या होता है, -L to +L, तो -L to +L करोगे तो मतलब -3 to +3। अब -3 to +3 में क्या क्या बनेगा तुम्हारे पास, देखो क्या क्या बनेगा, -3 -2 -1 0 +1, देखो -3 to +3 के बीच में देखना क्या क्या आएगा। ठीक है, तो -2 -1 0 +1 +2 कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। तो L की वैल्यू 3 पे कौन सी सबशेल होती है, F। L की वैल्यू 3 पे कौन सी होती है, F। तो मतलब F सबशेल के पास क्या हो गया, तुम्हारे पास 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे 7 रिप्रेजेंट करते हैं, 7 बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए, 1 2 3 4 5
6 और ये 7। क्लियर? ओके, तो ये आपकी एम एल की वैल्यूज़ होगी, मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। 7 वैल्यूज़ के लिए 7 ऑर्बिटल। यहाँ पे 5 वैल्यूज़ थी ना, -2, -1, 0, +1, +2। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी, -1, 0, +1। यहाँ पे एक ही वैल्यू थी, कौन सी थी? ऊपर 0 थी, इसके लिए 0। एक ही वैल्यू थी, इसके लिए 0, क्योंकि एम एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी? 0 आई थी। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चले आगे, चलो आगे। अब देखो, मैंने तुम्हारे को इजी वे में थोड़ा सा बॉक्स की फॉर्म में समझाना चाहा, सबको कंबाइन करते हुए। देखो, सबसे पहले फर्स्ट हमारा कॉलम किसका है? वैल्यू ऑफ एन का। सेकंड क्या है? वैल्यू ऑफ एल का। फिर वैल्यू ऑफ एम एल, फिर सबशेल मतलब कितनी सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सबशेल। ठीक है, शेल में सबशेल में ऑर्बिटल। एन क्या बताता है? शेल। ठीक है, अब देखो, अगर एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू क्या थी? एल की वैल्यूज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक थी वो याद रखो। एल की वैल्यू थी तुम्हारी, बताओ 0 to n-1। एम एल की वैल्यू थी तुम्हारी -L to +L। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखो एन की वैल्यू 1, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या बनेगी? एन की वैल्यू 1 पुट करो, 1 - 1 0, तो क्या आ गई? 0। ठीक है, अब एल की वैल्यू 0, अब फिर -0 to +0 मतलब 0। अब 0 के लिए एक ही सबशेल मतलब s, और एन की वैल्यू 1 है तो आगे क्या लगा? 1, तो क्या बन गया? 1s। तो नंबर ऑफ सबशेल क्या होगी? 1, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी क्या हो गया? 1, बिकॉज एल की वैल्यू, एम एल की वैल्यू भी क्या है? 0। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे देखते हैं? एम एल से। और नंबर ऑफ सबशेल किससे देखते हैं? एल से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे देखते हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया ना अभी कि जो हमारा एल है वो क्या बताता है हमारे को? नंबर ऑफ सबशेल्स बताता है, सबशेल बताता है। और एम एल क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबशेल के अंदर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है सबशेल के अंदर। अब देखो, एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 के लिए आ जाओ। एल की वैल्यू 2, 0 to 2 - 1, 2 - 1 1, मतलब 2 वैल्यूज़ होगी, एक तो 0 और एक 1। 0 to 2 - 1 आएगा ना, 2 - 1 1, तो क्या बचेगी? 2 वैल्यू, 0 और एक 1 बचेगी। ठीक है, अब देखो एल की वैल्यू 0, अगर फर्स्ट केस मान के चलो एल की वैल्यू 0, तो -0 to +0 मतलब 0, -0 to +0 मतलब 0, और 0 मतलब एक ही शेल, कौन सी? S। 0 के लिए, एल की वैल्यू 0 के लिए कौन सी सबशेल होती है? S। एल की वैल्यू 0 के लिए S। ये बात याद रख लो। हम यहाँ लिख देती हूँ मैं तुम्हारे लिए, एल की वैल्यूज़ हमारे लिखते हैं 0, 1, 2, 3। एल की वैल्यू 0 के लिए S सबशेल, 1 के लिए P सबशेल, 2 के लिए D सबशेल, और 3 के लिए F सबशेल। याद रहेगी ना? अगर एल की वैल्यू क्या हो तुम्हारी? 0 हो तो S, एल की वैल्यू 1 हो तो P, एल की वैल्यू 2 हो तो D सबशेल, एल की वैल्यू 3 हो तो F सबशेल। ठीक है, तो पहले मैंने किसकी बात करी? एल की वैल्यू 0। एल की वैल्यू 0 यहाँ रखा, -0 to +0 मतलब 0, मतलब 0 के लिए कौन सा सबशेल? S, तो S। लेकिन एन की वैल्यू 2 थी तो आगे क्या लगेगा? 2s। ठीक है, और नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी? 1। ओके, अब देखो 2 वैल्यूज़ आ रही थी ना हमारे पास, जब हमने एन की वैल्यू 2 रखी यहाँ पे, 0 to 2 - 1, 2 - 1 करा तो मतलब 0 to 2 - 1 करा मतलब 2 - 1 1, तो एक तो वैल्यू 0 बन गई, एक 1 बन गई। तो 0 के लिए तो हमने देख लिया, अब किसके लिए देखेंगे? 1 वाले के लिए। किसके लिए? 1 वाले के लिए। ठीक है, तो देखो 1 वाले के लिए यहाँ पुट करो, -1 to +1, -1 to +1 क्या बचेगा? -1 0 +1, है ना? -1 to +1 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1 0 +1। ओके, सो एल की वैल्यू 1 थी, एल की वैल्यू 1 थी तो मतलब कौन सा सबशेल? P। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या थी? 1, तो एल की वैल्यू 1 के लिए कौन सा सबशेल? P। सेकेंड शेल की बात हो रही है तो क्या लग जाएगा? 2P। सेकेंड शेल की बात हो रही है तो क्या लग जाएगा? 2P लग जाएगा। ठीक है, आप देखो उसके बाद नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी? 1, 2, 3। नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी? 3, है ना? और टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 ये और 3 ये, 1 और 3 4, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। बस क्या करना है, जैसे मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बस ऐसा ब्लॉक बनाओ अपना। ये एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू 0 to n-1 होती है, एम एल की वैल्यू -L to +L होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ जी, उसके बाद देखो 3, एन की वैल्यू क्या रखो? 3। ध्यान से सुनो, 3 रखा, 3 के बाद इस वाले ब्लॉक पे आ जाओ। इस वाले ब्लॉक में एन की वैल्यू 3 रख दो, 0 to 3 - 1 मतलब 2, 3 - 1 क्या होता है? 2 होता है, तो मतलब 0 to 2 3 वैल्यू, एक तो 0, एक 1 और एक 2। जो पहले शेल पे, जिस शेल पे तुम हो ना उसकी वैल्यू देखो, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ रखो,
फिर 0 to 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, मतलब 0 to 2, 0 to 2 मतलब 3 वैल्यूज़ आएंगी, एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक 2 आएगी। अब ये क्या है कि किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, एल की वैल्यू। एल के बाद किस पे जाना होता है, एम एल के बाद, एम एल के पास। एल के बाद किस पे जाना होता है, एम एल के पास। एम एल की होती है माइनस एल टू प्लस एल, एम एल की क्या होती है, माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। सो देखो अब पहले एल की वैल्यू 0 के लिए, एल की वैल्यू 0 के लिए रखो -0 टू +0 मतलब 0। फिर एल की वैल्यू 1 के लिए रखो -1 टू +1 मतलब बीच में 0 आएगा। फिर एल की वैल्यू 2 के लिए रखो -2 टू +2, -2 टू +2 में क्या क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2 ये आ जाएगा। अब देखो एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0, 0 के लिए मतलब एस सब शेल, 0 के लिए भी क्या बताया तुम्हें, एस, ठीक है। और कौन सी शेल की बात करो, थर्ड, तो क्या बन जाएगा 3s। कौन सी शेल की बात करो थर्ड, मतलब क्या बन जाएगा 3s। अब देखो उसके बाद नाउ अब एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 के लिए कौन सा सब शेल, पी, कौन सा सब शेल, पी। और थर्ड शेल की बात करो तो क्या लग जाएगा 3p। एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 के लिए कौन सा सब शेल, डी, तो क्या लग जाएगा डी। और कौन सी शेल की बात करो 3d, ठीक है। अभी मैंने बताया तो मेरे को एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, ऊपर हमने डिस्कस किया ना, एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का किससे पता चलता है, एम एल की वैल्यू से। सबशेल का ये सबशेल वाला ब्लॉक कंपेयर करो एल की वैल्यू से, और ऑर्बिटल वाला जो नंबर ऑफ सबशेल्स या ऑर्बिटल वाला ब्लॉक है उसको कंपेयर करो एम एल की वैल्यू से। किससे कंपेयर करो उसको, एम एल की वैल्यू से। तो देखो एस के लिए एक ऑर्बिटल होता है, पी के लिए कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 1 2 3। अब इस सबशेल को इस ऑर्बिटल वाले से कंपेयर कर रहे हैं, पी के लिए कितने ऑर्बिटल है, 3, 1 2 3, तो यहाँ लग तो 3। डी के लिए कितने ऑर्बिटल आ रही है, कितनी वैल्यूज आ रही है एम एल की, 5, मतलब कितने ऑर्बिटल है, 5, 1 2 3 4 और 5। जो डी के लिए कितने ऑर्बिटल है, 5। अब टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, थर्ड शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 और 3 4 और 5 9। थर्ड शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 9। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, एन की वैल्यू 4 के लिए तुम करके देखना, एन की वैल्यू 4 के लिए तुम खुद करके देखना, ठीक है। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया ना। बस क्या करना है, पहले एन की वैल्यू फिर एल की वैल्यू, एल की वैल्यू से सबशेल बताई जाती है और एम एल की वैल्यू से और ये नंबर ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल बताया जाता है, ठीक है। क्या बताया जाता है, ऑर्बिटल बताया जाता है एम एल की वैल्यू से, एम एल की वैल्यू से ऑर्बिटल और एल की वैल्यू से सबशेल। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो आगे, तो अब इतना याद रखना, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जो है हमारे एस सबशेल है एक ऑर्बिटल, ठीक है। पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल और डी सबशेल के पास 5 होते हैं और एफ के पास 7 होते हैं। एफ सबशेल के पास कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। इतनी बात याद रखोगे ना आप, है ना। ओके, हाँ जी। नाउ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक ही पढ़ रहे हैं ना अभी ये। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या एक्सप्लेन करता है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती हैं, अगर तुम्हारी स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती है तो उसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, ये फिजिक्स में आता है। और अगर तुम्हारा अगर आपकी स्पेक्ट्रल जो लाइंस है, अगर आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती है, कौन स्प्लिट होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसे बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। अगर तुम्हारी स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती है तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। सो देखो, इट कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, तो क्या बताता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट बताता है और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ योर म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटोन। अंडर द रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटोन, इसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, ठीक है। एन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगी तुम्हें तो तब बताऊंगी कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, ठीक है। सो इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड देन द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाए, एटम के अंदर जो क्या हो, जब तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम्हारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते हैं और तो द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, तो आपका सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है और सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं उसे, पैरामैग्नेटिक। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ठीक है, नॉट पेयर्ड आएगा, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड नॉट अनपेयर्ड। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो,
अन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द सब्सटेंस विल बी रिपेल्ड, सब सब्सटेंस क्या होगा, रिपेल्ड। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है तो सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं प्रेजेंट है, मतलब पेयरिंग में सारे के सारे, वो समझाऊंगी मैं तुम्हें आगे, डोंट बी वरी अबाउट दिस, मैं आगे सारा समझाऊंगी तुम्हें जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द सब्सटेंस विल बी रिपेल्ड देन द सब्सटेंस को क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक। अभी के लिए बस इतना याद रखो। ये हमने बात कर ली 3 क्वांटम नंबर के बारे में, एन, एल और एम एल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर अपना, कौन सा अपना फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये बात आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर है ना इतनी बात। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस की चारों तरफ भी घूमता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस की चारों तरफ भी घूमता है। तो 2 मोशन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, एक तो क्या होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ और एक होता है अपनी एक्सिस की चारों तरफ, ठीक है। तो ये देखो दिखा रखा है, ये तो न्यूक्लियस है सेंटर में, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के चारों तरफ दिखा रखा है, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपनी एक्सिस के चारों तरफ। तो 2 मोशंस होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ और एक एक्सिस के लॉन्ग। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अब इसलिए 2 होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है मतलब जो अपनी एक्सिस की तरफ घूम रहा है, तो वो 2 वे से घूम सकता है। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर सकता है ना, वो 2 वे से कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर सकता है वो 2 वे से कर सकता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सबको पता है ना, घड़ी की डायरेक्शन, और एंटी मतलब उसके अवे, ठीक है। घड़ी की डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, क्लॉक है एंटी है। क्लॉक है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, है ना, लेकिन ये तो चल रहा है ऐसे, मतलब ये एंटी है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता, एरो ऐसे होता, तो ये थी क्लॉक। तो इसलिए 2 स्पिन होती हैं इलेक्ट्रॉन की, क्लॉक और एंटी क्लॉक। क्लॉक के लिए जो हम बताते हैं वो प्लस हाफ रहती है स्पिन, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन माइनस हाफ रहती है। प्लस हाफ को अपवर्ड उससे रिप्रेजेंट करते हो और माइनस हाफ को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, माइनस हाफ को डाउनवर्ड एरो से। अब देखो क्या होता है, जो मैं तुम्हें ऑर्बिटल पढ़ाए हैं कि एस के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के लिए 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के लिए 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक्चुअली में पता क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑर्बिटल में जो रिजाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अंदर जो रिजाइड करते हैं ना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में, जो पीछे मैंने तुम्हें ऑर्बिट और ऑर्बिटल का जब मैं तुम्हें कंसेप्ट पढ़ा रही थी, डिफरेंस पढ़ा रही थी, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n², वेयर द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन नॉट नेवर बी ग्रेटर देन द 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये बात मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अपवर्ड स्पिन से होता है, दूसरा डाउनवर्ड स्पिन से होता है। 2 स्पिन बताई ना तुम्हें मैंने, एक तो अपवर्ड स्पिन और एक क्या होती है, डाउनवर्ड स्पिन होती है। एक अपवर्ड और एक तुम्हारी क्या होती है, डाउनवर्ड। अपवर्ड स्पिन मतलब प्लस हाफ, डाउनवर्ड स्पिन मतलब माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन के अंदर नहीं रहते हैं, और अब दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड के अंदर नहीं रहेंगे। एक ऊपर की तरफ रहेगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहेगा। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात, एक ऑर्बिटल के अंदर 2, तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन की फॉर्म में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अपवर्ड के लिए प्लस हाफ, डाउनवर्ड के लिए माइनस हाफ। ऐसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 2, 4, 2, 6। मतलब इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो है वो 6 आ सकते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। एक में 2 आते हैं तो 3 में कितने आएंगे, 6। एक में 2 आते हैं तो 5 में कितने आएंगे, 10। और एक में 7 है ना हमारे पास ऑर्बिटल यहाँ पे। एक में 2 आते हैं तो 7 में कितने आएंगे, 14। तो इसलिए एस वाले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी वाले के अंदर 6 होते हैं मैक्सिमम, डी वाले के अंदर 10 होते हैं, और एफ वाले के अंदर कितने होते हैं, 14 होते हैं। एफ वाले के अंदर कितने होते हैं, 14। क्लियर इतनी बात। हाँ जी, तो 2 स्पिन की बात हमने कर ली है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन 2 होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रहता है एक ऑर्बिटल में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहता है। मतलब एक की स्पिन प्लस हाफ होती है, दूसरी की स्पिन माइनस हाफ होती है। नाउ दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। ये क्वांटम नंबर किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताता है। दिस क्वांटम नंबर इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। मैंने पहले बता दिया तुम्हें, 3 क्वांटम नंबर आए थे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। कौन कौन से, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल, सेकेंड वाला एजीम्यूथल, थर्ड वाला तुम्हारा कौन सा था, तुमने जो भी पढ़ा मैग्नेटिक वाला। लेकिन ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की सोल्यूशन से नहीं आया था। इट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इटसेल्फ प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। विच इज़ यूज टू कम्प्लीट द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये
क्यों जरूरत पड़ी हमारे को इस क्वांटम नंबर की? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को कंप्लीट आउट करने के लिए। सो इट इज़ कॉल्ड द स्पिन क्वांटम नंबर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या होता है? अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई, अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई। और एस की वैल्यू क्या रहेगी? हाफ। एस की वैल्यू हाफ, तो पुट करो 1/2 प्लस 1 इंटू एच बाई टू पाई, क्या बनेगा? अंडर द रूट 3 एच बाई 4 पाई। ठीक है, ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखो, ये शॉर्ट में बता रही हूँ, नंबर ऑफ सबशेल्स एक शेल के अंदर n होती हैं। नंबर ऑफ सबशेल्स इन द nth शेल इज इक्वल टू n। मतलब तुम्हें बताया था ना, जितनी n की वैल्यू होती है उतनी नंबर ऑफ सबशेल होती हैं, जितनी n की वैल्यू होती है उतनी नंबर ऑफ सबशेल होती हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं एक सबशेल के अंदर? 12 + 1। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक सबशेल के अंदर कितने हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। 12 प्लस एल की वैल्यू तुम्हें पता होगी। सपोज एल की वैल्यू अगर 0, मैं बताती हूँ आगे, अगर एल की वैल्यू क्या हो? 0, तो 2 0 पुट कर दो। 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1। तो मतलब एक सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 1, है ना। एल सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ किसके लिए निकाल दूँ मुझे, सपोज डी के लिए निकाल दो। डी के लिए क्या पुट करोगे? एल की वैल्यू 2। डी के लिए एल की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे ना एल की वैल्यू। तो 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल डी में 5 ही होते हैं, है ना। एज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो गिवन सबशेल के अंदर, तो उसके लिए क्या होता है? 2 इंटू 12 + 1 फॉर्मूला। नंबर ऑफ सबशेल निकालने हो सेल के अंदर तो n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो सबशेल में तो 12 + 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो सबशेल के अंदर तो 2 इंटू 12 + 1। ठीक है, अब देखो उसके बाद शेल सिंबल कौन कौन से होते हैं? KLMN होते हैं हमारे पास ये शेल सिंबल। उसके बाद देखो शेल नंबर। शेल नंबर मतलब फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड है या फोर्थ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका क्या होता है? n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज योर n²। तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने होता है? 2n²। ठीक है, शेल नंबर पता होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² से निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2n² से निकाल लोगे एक गिवन शेल के अंदर। शेल का बस पता होना चाहिए। उसके बाद ऑर्बिटल भी निकाल सकते हो, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, क्लियर? ओके, डन। ओके, थैंक यू ऑल। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से बिल्कुल वीडियो को देखनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इस वीडियो के साथ आपको। ओके, डन। Thank you all. If you do not subscribe the channel yet, so please subscribe it so that you will get the notification by yourself whenever a new video is uploaded.